बीकॉम पार्ट सेकंड में कंपनी अधिनियम में हमने पार्षद अंतर्नियम उसकी विशेष सामग्री के बारे में पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि पार्षद अंतर्नियमों में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, यानी अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। सबसे पहले तो अंतर्नियमों में परिवर्तन का अर्थ देख लेते हैं। अंतर्नियमों में परिवर्तन से तात्पर्य अंतर्नियमों में परिवर्धन यानी एडिशंस या कोई विलोप करना, हटाना, ओमिशंस तथा प्रतिस्थापन करना ना सब्स्टिट्यूशन सम्मिलित है। धारा 2(3) में दिखा गया है कि परिवर्तन का मतलब परिवर्धन करना, विलोपित करना या प्रतिस्थापित करना इस अंतर्नियमों के परिवर्तन का स्पष्ट करता है। प्रत्येक कंपनी जो है वो अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन करने की शक्ति कंपनी को अधिनियम के तहत दी गई, यानी इस परिवर्तन की शक्ति को किसी भी रूप में रोका या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। कोई भी कंपनी किसी भी समय अपनी साधारण सभा में विशेष संकल्प पारित करके अंतर्नियमों में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा प्रत्येक परिवर्तन कंपनी अधिनियम तथा कंपनी की सीमा नियम के प्रावधानों का पालन करके किया जा सकता है। यानी अंतर्नियमों में कंपनी कभी भी परिवर्तन कर सकती है। साधारण समय में विशेष संकल्प पारित किया जाएगा और ये जो परिवर्तन है वो पार्षद सीमा नियमों के अधीन या कंपनी अधिनियम के नियमों की पालना करके किया जा सकता है। प्रत्येक कंपनी को अंतर्नियमों में परिवर्तन का असीम शक्ति प्राप्त है। कंपनी की इस शक्ति को कोई भी कानून नहीं छीन सकता है। यदि अंतर्नियमों में कोई ऐसा प्रावधान किया जाता है जिसके अंतर्गत परिवर्तनों पर रोक लगाई जाती है तो वह प्रावधान पूर्णतः व्यर्थ एवं प्रभावहीन माना जाता है। परिवर्तनों के संबंध में अगर सामान्य नियमों की बात करें तो अंतर्नियमों की मूल व्यवस्थाओं को सीमा नियम की सीमाओं में विशेष संकल्प द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। अंतर्नियमों में कोई भी परिवर्तन या पुनः परिवर्तन किया जा सकता है यदि न्यायालय द्वारा या न्यायाधिकरण द्वारा या केंद्र सरकार ने कोई अंतर्नियमों परिवर्तन के लिए आदेश दिया है तो इनमें परिवर्तन यानी पुनः परिवर्तन बिना केंद्र सरकार की अनुमति से नहीं किया जा सकता, यानी पुनः परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परिवर्तन जो है अंतर्नियम उनके सदस्य बनने से पहले से विद्वान जो सदस्य हैं उन पे सब पे उसी रूप में लागू होगा, यानी सभी इसके लिए बाध्य होंगे। परिवर्तन हो जाने के बाद सभी सदस्य इन परिवर्तनों से बाध्य माने जाएंगे। प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक सदस्य विधिवत यानी परिवर्तित अंतर्नियमों से बाध्य होता है, चाहे उसने उसके अंतर्नियम से संबंधित प्रस्ताव पर पक्ष में मत दिया हो या विपक्ष मत दिया हो। कोई प्रस्ताव अगर विशेष संकल्प पारित किया जाता है तो 3/4 बहुमत से पारित किया जाता है। उसमें कुछ लोग उसके विरोध में भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार अंतर्नियम पारित हो जाता है परिवर्तन तो उसके बाद वो सभी सदस्यों पर लागू होगा। न्यायालय किसी भी कंपनी के अंतर्नियमों को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं रखता, यानी कि खुद परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन यदि आवश्यक होने पर न्यायालय कंपनी को परिवर्तन करने का निर्देश अवश्य दे सकता है, लेकिन स्वयं उस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब देखिए परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा, क्या तरीका होगा परिवर्तन करने का। दो तरीके हैं इसमें। एक तो जब कंपनी इस परिवर्तन से कंपनी की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी कंपनी सार्वजनिक कंपनी से निजी या निजी कंपनी सार्वजनिक नहीं बनती है तो कंपनी में परिवर्तन करने का एक तरीका तो ये है। दूसरा है जब कंपनी सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में बदलती है तो परिवर्तन पार्षद अंतर्नियम किस प्रकार से होगा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं परिवर्तन की प्रक्रिया में जब कंपनी की प्रवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है तो उस प्रक्रिया में उसके अंदर पहला काम होगा संचालन मंडल द्वारा अनुमोदन, यानी सबसे पहले कंपनी संचालन मंडल की सभा बुलाएगी और उस सभा में संचालकों द्वारा एक प्रारूप परिवर्तन के प्रारूप को जो है वो स्वीकार किया जाएगा और उसी सभा में कंपनी जो विशेष संकल्प अंशधारी को सभा में पारित करना उसका प्रारूप समय तिथि भी उसी में तय कर लेती है कि सभा कब बुलाई जाएगी और कब ये कार्रवाई की जाएगी। तो संचालन मंडल की सबसे पहले सभा होगी जो इस पर विचार करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे और साधारण सभा बुलाने का निर्णय करेंगे। उसके बाद साधारण सभा बुला ली जाती है। साधारण सभा में विशेष संकल्प पारित कर लिया जाता है परिवर्तन से संबंधित। फिर यदि मैंने अभी पहले बताया था 2013 में एक व्यवस्था दी गई है कि कंपनी अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन के लिए कड़े नियम बना सकती है। यदि कंपनी ने इस तरह का प्रावधान अपने अंतर्नियमों में किया है तो उन सभी कड़े नियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार ही कंपनी
के परिवर्तन जो है पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तन किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर ये संकल्प पारित हो जाता है तो उसके बाद संकल्प को पारित होने के 15 दिन के भीतर जो है वो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास वो संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दी जाएगी। रजिस्ट्रार उस संकल्प का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन कर लेगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, यदि सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तन होती है, परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन किया जाता है, यानी निजी कंपनी बनने के लिए सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में परिवर्तित होती है, तो ऐसी स्थिति में अंतर्नियमों में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। ऐसा होने पर कंपनी पहला तो करेगी कि संचालन मंडल की सभा बुलाई जाएगी और संचालन मंडल की सभा में निजी कंपनी में कंपनी को परिवर्तित करने का संकल्प पारित किया जाएगा। और साथ ही इस संकल्प के साथ धारा 2 सब सेक्शन 68 268 में क्या है, उसमें मैंने शुरू में अपने पढ़ा था कि एक निजी कंपनी की परिभाषा दी है, जिसमें निजी कंपनी उसका अभिप्राय ये होता है कि कंपनी अपने अंशदान में प्रतिबंध लगाता है, सदस्यों की संख्या को सीमित रखती है और जनता से धन आमंत्रित नहीं करती। ये नियम 3 निजी कंपनी में लागू होते हैं। तो अगर कोई सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी में परिवर्तित हो रही है तो उसको धारा 268 की जो है वो प्रावधान परिवर्तन करने का संकल्प इसमें निर्णय लिया जाएगा। प्रतिबंधों को की व्यवस्था इसमें करनी होगी। दूसरा, तत्पश्चात कंपनी की सभा में विशेष संकल्प, फिर उसके बाद संकल्प वही संकल्प जो परिवर्तन के लिए करना होता है, यानी विशेष संकल्प जो सदस्यों की सभा में पारित किया जाता है। तत्पश्चात कंपनी इस संकल्प का अनुमोदन केंद्र सरकार से अवश्य कराएगी। जब तक केंद्र सरकार इसका अनुमोदन नहीं कर देती है, जिसको अधिग्रहण कहते हैं, तब तक ये परिवर्तन लागू नहीं किया जा सकता है। अंत में जो है कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रलेख प्रस्तुत कर देगी और उस प्रलेखों में जो है वो ये है कि संकल्प की प्रमाणित प्रति दी जाएगी। केंद्र सरकार या अधिग्रहण से जो अनुमति मिल गई है, जो अनुमोदन किया, उसकी प्रति दी जाएगी और एक परिवर्तित अंतर्नियम की मुद्रित प्रति रजिस्ट्रार को दी जाएगी। और ये काम रजिस्ट्रार जो है 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को दिया जाएगा। और रजिस्ट्रार जो है, इसका फॉर्म है वैसे ये, जिस फार्म के साथ इसको भेजा जाता है 27 नंबर का फॉर्म, जिसके निर्धारित शुल्क लगता है, उस शुल्क के साथ फॉर्म भर करके ये तीनों प्रलेख के साथ रजिस्ट्रार को इसको भेज दिया जाता है और रजिस्ट्रार इसका पंजीयन कर लेता है। इस प्रकार से कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन लागू हो जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। इसके अलावा देखिए अंतर नियमों में परिवर्तन की कुछ सीमाएं या प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं, उनका भी उल्लेख करना जरूरी है। उसमें कुछ वैधानिक प्रतिबंध हैं और कुछ न्यायिक प्रतिबंध हैं। वैधानिक प्रतिबंधों की हम चर्चा करें तो पहला तो है कंपनी अधिनियम के अधीन एवं अनुकूल हो, यानी कोई भी पार्षद अंतर्नियम में परिवर्तन किया जाता है तो वह कंपनी के अधिनियमों के अनुकूल, या जो कानून जो कंपनी अधिनियम लागू है कंपनी पर, उसके अनुकूल होना चाहिए, उसके प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। उसके अनुसार जैसे अब अंशों को बट्टे पर यानी डिस्काउंट पर निर्गमन करने का अनुमति अब कंपनी अधिनियम नहीं देता है, तो ऐसा परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा परिवर्तन कंपनी को नहीं करना चाहिए। दूसरा है सीमा नियम के अनुकूल होना चाहिए। कोई भी कंपनी पार्षद अंतर्नियम जो है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कंपनी के पार्षद अंतर्नियम सीमा नियमों के भीतर बनाए जाते हैं, यानी सीमा नियमों को निर्धारित नहीं करते हैं, परिवर्तन सीमा नियम से निर्देशित होते हैं। इसलिए कोई भी अंतर्नियमों परिवर्तन सीमा नियम की सीमाओं के बाहर नहीं होना चाहिए, या कंपनी के उद्देश्य एवं क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले कोई भी अंतर्नियम नहीं परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट है कि कंपनी के अंतर्नियम में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है विशेष संकल्प। अंतर्नियम में परिवर्तन तभी कर सकती है जब कंपनी साधारण सभा में विशेष संकल्प पारित करे। विशेष संकल्प यदि पारित नहीं होता है तो अंतर्नियम में परिवर्तन नहीं होगा। और जैसे कि पहले चर्चा कर चुके हैं, अधिक कड़े प्रावधान अगर दिए गए हैं तो उनकी पालना अवश्य की जाएगी। यदि उसकी पालना नहीं की है तो भी परिवर्तन प्रतिबद्ध रहेगा, नहीं किया जाता। और केंद्र सरकार की अनुमोदन जरूरी है। अधिग्रहण जो केंद्र सरकार है उसकी से भी अनुमोदन, इस ऐसे परिवर्तन का अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। अगर वो नहीं लिया है तो भी परिवर्तन लागू नहीं होगा। इसी रूप में देखिए दायित्व में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर अंतर्नियमों में ऐसा
नहीं होना चाहिए जिससे कि कंपनी के विद्यमान सदस्यों के दायित्वों में परिवर्तन होता वृद्धि होती हो। सीमा नियम सीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्यों का दायित्व भी असीमित हो सकता है जब तक कि उस कंपनी का असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में पुनः पंजीकरण नहीं करवा लिया जाए। कहने का मतलब कि कंपनी के अंतर नियमों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिससे वर्तमान में सदस्यों के दायित्वों में वृद्धि होती हो। दायित्व में वृद्धि करने का एक दूसरा तरीका है, उस तरीके से ही कंपनी अपने सदस्यों के दायित्वों को सीमित से असीमित कर सकती है, अंतर नियम में परिवर्तन के द्वारा नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से अगर केंद्र सरकार या अधिकरण के आदेश के प्रतिकूल यदि केंद्र सरकार ने किसी कंपनी में अन्याय कुप्रबंध की रोक के लिए कंपनी को अंतर नियम में परिवर्तन का कोई आदेश दिया है, ऐसे में उस कंपनी को अधिकरण के निर्देश के अनुसार ही अपने अंतर नियमों में परिवर्तन करना होता है। इसके अतिरिक्त अधिकरण के निर्देश से परिवर्तित अंतर नियमों में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक कि अधिकरण ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। इसके बाद अलावा है कि जो भी परिवर्तन कंपनी अंतर नियमों में करती है उसका वो तभी प्रभावी होगा जब उसका पंजीयन रजिस्ट्रार के यहाँ करवा लिया जाए। अगर रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीयन नहीं करवाया है और आपने परिवर्तित कर लिया है, सब काम कर लिए, तब भी वह प्रतिबंधित रहेगा। परिवर्तन की ये सीमा है। और देश के किसी भी कानून के प्रतिकूल कोई भी परिवर्तन कोई भी कंपनी अपने अंतर नियमों में कानून देश के किसी भी कानून को परिवर्तित के अगेंस्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये हैं कुछ सीमाएं जो वैधानिक प्रतिबंध है, कुछ न्यायिक प्रतिबंध है। जिसमें पहला है कंपनी परिवर्तन कंपनी के हित में होना चाहिए, यानी कंपनी जो भी पार्षद अंतर नियम बनाया जाता है उसमें ये उल्लेख होना चाहिए कि कंपनी अंतर नियम परिवर्तन क्यों कर रही है और किस प्रकार से कंपनी का हित करने वाला है, यानी कंपनी के लिए ही हित के लिए उपयोग होना चाहिए। किसी की निजी स्वार्थ के लिए कंपनी के अंतर नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा परिवर्तन में अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ कोई कपट नहीं होना चाहिए। यदि कंपनी में कोई परिवर्तन किया जाता है और परिवर्तन इस प्रकार का है जिसमें कुछ बहुसंख्यक अंशधारियों को फायदा देने के लिए सदस्यों देने किया जाता है, तो ऐसा परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा, प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा परिवर्तन से तीसरे पक्षकार के साथ वह अनुबंध भंग नहीं होना चाहिए। यदि कोई कंपनी इस प्रकार से परिवर्तन करती है कि तीसरे पक्ष के द्वारा कोई अनुबंध किया गया है और इस परिवर्तन से वह अनुबंध समाप्त होता है, तो ऐसा परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा परिवर्तन से किसी सदस्य का निष्कासन भी नहीं होना चाहिए। यदि अंतर्नियम परिवर्तन से कंपनी संचालन मंडल के किसी सदस्यों को हटाने या निकालने का अधिकार देता है, तो ऐसा परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा, ये भी प्रतिबंधित है। और सभी परिवर्तन भूतकाल तिथि से प्रभावी हो ये आवश्यक नहीं है, यानी भूतकाल तिथि से ही परिवर्तन लागू हो जरूरी नहीं है। इसके अलावा परिवर्तन पर रोक लगाने हेतु परिवर्तन, यानी अंतर नियमों में कोई ऐसा परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता जो उसमें परिवर्तन करने के कंपनी के अधिकार को रोकता है। पहले कह चुका हूँ कि कंपनी अपने अंतर नियम में परिवर्तन करने का अधिकार जो रखती है उसमें किसी प्रकार का कोई भी रोक नहीं लगा सकता, कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। यदि ऐसा प्रतिबंध लगाने का, यानी कोई कंपनी ऐसा अंतर नियम पारित करती है परिवर्तन करती है कि कंपनी में अब आगे से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ये भी अमान्य होगा, ये परिवर्तन भी अंतर नियमों का स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं, वो मैं चर्चा कर चुका हूँ कि न्यायालय भी जो है कंपनी अंतर नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन परिवर्तन करने का निर्देश अवश्य दे सकता है। ये है कंपनी के परिवर्तन अंतर नियम परिवर्तन का तरीका और कुछ प्रतिबंध और कुछ व्यवस्थाएं। अब हम अंतर नियमों में पढ़ेंगे एक रचनात्मक सूचना का सिद्धांत क्या है, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत क्या है। ये दोनों ही कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। धन्यवाद।